हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी बीबीएम के धनबाद के हैं और सेमेस्टर 3 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, कल चूंकि आप लोगों का एग्जाम है और एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्योर न्यूमेरिकल है। तो मैं आपको बता दूं, CWH ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है, मतलब एक रात के लिए, सिर्फ एक ही दिन आपके पास बचा हुआ है, तो एक दिन के लिए 4 मॉडल सेट लेकर आएंगे, 4 का 4 मॉडल सेट लेकर आएंगे आज। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियो देंगे, ढूंढ के पूरा का पूरा वीडियो देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। गारंटी वारंटी नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन जाने का कोई चांस नहीं, क्योंकि निचोड़ है ये पूरा आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग थ्योरी का डाले हुए, ताकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल तो एक दिन में आप झंडा गाड़ नहीं सकते। आप चाहोगे कि न्यूमेरिकल में एक दिन में कुछ कर ले, संभव नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी के क्वेश्चंस, तो बच्चे आराम से अटेम्प्ट कर ले। तो जितने क्वेश्चन थ्योरी के रहेंगे वो हम लोग जरूर पढ़ेंगे, और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 वीडियो के अंदर सबका सब सेट दे दें। सारा का सारा कोशिश में है कि 4 सेट हम लोग 2 वीडियो के अंदर दे दें, और आपको उसका फायदा मिलेगा। और जल्द ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट होगा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 4। आप सेमेस्टर 4 हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं 20 अप्रैल के बाद। 20 अप्रैल के बाद हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 4 के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं बीबीएम के धनबाद का स्पेशल क्लासेस। कॉमर्स के लिए हम लोग अभी चला रहे हैं वहाँ पे मेजर और माइनर का, और बाकी पेपर जो होंगे, जैसे अभी आप लोगों को माइनर पेपर है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बच्चों का होगा, तो माइनर पेपर का भी प्रिपरेशन चलेगा। एमडीसी पेपर, अब एसईसी पेपर में आपका है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजुकेशन, वो भी हम लोग पढ़ाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बाबू लोग क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन जो एकदम समरी करके देता है, बोलता है कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कहाँ दिखाया जाता है। सब जानते हैं, हाउ इज द शेयर कैपिटल सोन इन द कंपनी बैलेंस शीट। तो कंपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है। शेयर होल्डर फंड जिसका नाम है इक्विटी, शेयर होल्डर फंड जिसका नाम है इक्विटी, उसके अंदर दिखाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। तो भैया शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एंड डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन। शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, अंश क्या है, पूंजी का भाग है और उस पर डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर क्या है, लोन का पार्ट है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है। आगे लिखा है कंपनी के चिट्ठे का छोटा सा एक समराइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछ रहा है। अब यहाँ स्पेस है नहीं, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा बनता है, तो समराइज एक फॉर्मेट बताइए कंपनी का। तो देख लीजिए, कंपनी का बैलेंस शीट ऐसे बनता है, वर्टिकल फॉर्म है। इस साइड में लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इस साइड में लिखा जाता है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 3 हेड होता है। पहला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरा आता है करेंट लायबिलिटी। और एसेट साइड में 2 हेडिंग होता है। पहला होता है नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा आता है करेंट एसेट्स। ये आप लोग देखेंगे बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, यही फॉर्मेट हम लोगों को बैलेंस शीट को यूज करना है। भाई एकदम समराइज फॉर्मेट हम आपको दे दिए। आगे क्वेश्चन देखो, गुडविल का क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के पास। एक फर्म में ए और बी 2 बराबर के पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड के अनुसार गुडविल का वैल्यूएशन पिछले 5 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट के 3 वर्षों के क्रय पर करना है। तो सबसे पहले पिछले 5 साल का एपी निकालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पिछले 5 साल का डेटा आपके पास दिया, देख लीजिए। पहला साल 20,000, 15,000 जोड़िए, 15, 20, 35, 35 और 20, 55, 55, 60, 80, 80 और 32, 1,12,000, 1,12,000 आ रहा है 5 साल का टोटल प्रॉफिट। उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 5 सालों का प्रॉफिट दिया था तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 5 से भाग दे देना, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है तो गुडविल निकल जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा गुडविल का, तो गुडविल का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। अंशों के मूल्यांकन में शुद्ध संपत्ति विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेट एसेट मेथड ऑन वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो जब भी हम शेयर का वैल्यूएशन करते हैं, जब भी हम निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं, तो इसी में हम लोग नेट एसेट मेथड से निकालते हैं। तो नेट एसेट मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलता है, तो लिखा जाता है, याद रखिएगा, नेट एसेट मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं टोटल रियल एसेट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर।
यानी टोटल हमारे पास जो एसेट्स है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ, यानी वैल्यू ऑफ वन शेयर, इसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का कीमत, एक शेयर का कीमत, आप जानते हैं शेयर मार्केट में डील होता है शेयर, तो एक शेयर का कीमत कैसे निकालेंगे, तो एक शेयर का कीमत निकालने के लिए एक मेथड है नेट एसेट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। अब टोटल रियल एसेट में क्या क्या होगा, तो भैया सारे एसेट्स जितने भी अपने पास होगा जो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बेच सकते हैं, वो रियल एसेट है। एसेट, टोटल एसेट्स जो होगा अपने पास, चाहे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सारा, उसमें लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, एसेट्स में लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा नेट रियल एसेट या रियलाइजेबल एसेट या नेट एसेट। ठीक है, तो नेट एसेट बराबर क्या होता है, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, इसे निकाल सकते हैं आप। अगला है, देखिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये शेयर्स का क्वेश्चन है, शेयर्स का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी शेयर्स का नहीं, परचेज कंसिडरेशन निकालना है, ये आपका अमलगमेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से 10,000 शेयर 10 रुपये के हैं खरीदने के लिए सहमत हुआ, यानी कि एक कंपनी है जिसका 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का, यानी 1 लाख रुपया, उसको खरीदने के लिए सहमत हुआ। यह तय होता है कि बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 25,000 रुपये नगद देना, ध्यान रखिएगा, हमको देना कितना है इसका, एक 10,000 इंटू 10 करेंगे तो 1 लाख देना, 10,000 इंटू 10 मतलब पीसी इसका 10,000, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपया देना है किसी कंपनी को खरीदने के लिए। पैसा कैसे कैसे दे रहा है, तो देखिए सबसे पहले बोला पैसा देंगे हम कैश में, नगद हम देंगे 25,000 रुपया। हम निकाल रहे हैं कि इस कंपनी को कितने में खरीदे, 1 लाख इसका वैल्यू है, कैसे एक वैल्यू निकाले, तो 10,000 इस कंपनी का शेयर है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 1 लाख रुपया इसका मूल्य है, लेकिन हम कितना पेमेंट किए वो देखिए। तो सबसे पहले बोला 25,000 नगद दिए, और बी लिमिटेड जो है 5 शेयर दे रहा है, अच्छा नहीं नहीं, बी लिमिटेड के धारित प्रत्येक 5 शेयर के लिए 2 शेयर दे रहे हैं और प्रत्येक शेयर 20 रुपए का। ठीक से समझना है इसको नहीं समझ पाओगे आप लोग। बोलता है ए लिमिटेड बी लिमिटेड जिसके पास 10,000 शेयर था उसको हम खरीदे हैं, 1 लाख रुपए उसका वैल्यू था, हम उसको कितने में खरीदे वही पूछ रहा है, परचेज कंसिडरेशन कितने में आप खरीदे हैं, तो वो नहीं दिया कितने में खरीदे, वो हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पेमेंट का सिस्टम दिया हुआ है, पेमेंट को जोड़ देंगे। तो देखिए बोला 25,000 नगद दिए, शेयर में क्या बोला, ठीक से इस लाइन को पढ़िएगा, बी लिमिटेड में धारित मतलब बी लिमिटेड के पास जितना शेयर है प्रत्येक 5 शेयर के लिए 2 शेयर देंगे, मतलब बी लिमिटेड कितना शेयर है, 10,000 शेयर है, देखो बी लिमिटेड में 10,000 शेयर है, प्रत्येक 5 के लिए, यानी जिसके पास 5 शेयर होगा उसको 2 शेयर देंगे, तो 5 से भागा दे दिए, तो बताइए 10,000 में कितना 5 शेयर होगा, 2,000, उसको 2 से गुना कर देना है, और फिर एक शेयर का कीमत 20 रुपया है, निकाल लीजिए, तो भैया कितना आता है ये, इसको 2,000 से कट जाएगा ये, तो बताइए 2,000 इंटू 2 4,000, 4,000 इंटू 2 कितना आता है 8,000, 80,000 आएगा, 80,000, इसका मतलब हमारा पीसी है 1,05,000, हमारा परचेज कंसिडरेशन है 1,05,000, इसको समझिएगा। बोल रहा है प्रत्येक 5 शेयर के बदले में, तो भाई 10,000 शेयर है तो प्रत्येक 5 के बदले में 2, तो 5 से भागा दे दिए, तो 10,000 शेयर में कितना 5 शेयर आएगा, 2,005 शेयर, 2 से गुना कर दिए, और एक शेयर का कीमत 20 रुपया, तो हम लोग का अमाउंट निकल गया। इससे निकलेगा पीसी, परचेज कंसिडरेशन, इससे निकलेगा परचेज कंसिडरेशन, याद रखना, इससे हम लोगों को पूछेगा परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे आपको परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए दे सकता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, वो एक सहायक कंपनी से क्या अभिप्राय है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। व्हाट इज सब्सिडी कंपनी, तो सब्सिडी कंपनी ऐसी कंपनी होती है, सब्सिडी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका 51% या उससे ज़्यादा का हिस्सा कोई और कंपनी खरीद लेता है। जैसे मान लीजिए कि ए लिमिटेड एक बिजनेस है, इसका ए लिमिटेड का 60% हिस्सा बी लिमिटेड खरीद लिया, बी लिमिटेड खरीद लिया कितना परसेंट, 60%, किस में, ए लिमिटेड में, यानी ए लिमिटेड का जितना टोटल वैल्यू है उसका 60% पूंजी बी लिमिटेड का है। तो बी लिमिटेड जो खरीदने वाली कंपनी उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, और जिसका हिस्सा खरीदा जाता है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, जो यहाँ हम लोग को पूछा है सहायक कंपनी। सब्सिडी कंपनी वह कंपनी होगा जिसका 51% से ज़्यादा हिस्सा कोई दूसरी कंपनी खरीद लेती है। सब्सिडी कंपनी वह कंपनी है जिसका 51% से ज़्यादा हिस्सा कोई दूसरी कंपनी खरीद लेती है, उसे हम सब्सिडी कंपनी कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के साथ है, देखो होल्डिंग कंपनी भी बता दिए, लेकिन होल्डिंग कंपनी का हानि पूछ रहा है, डिमेरिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। आप अगर किसी दूसरी कंपनी का 51% से ज़्यादा हिस्सा खरीद लेते हैं तो नुकसान है कि वो अगर बर्बाद होगा तो आप भी बर्बाद होंगे। लॉस क्या है, नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट।
आप अपना पैसा किसी और कंपनी में लगा दिए, वो कंपनी बर्बाद होगी तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे, उसको कंट्रोल करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, चैलेंजेबल हो जाएगा। दूसरा, वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क, पैसा डूब भी सकता है आपका। और क्या होगा, कानूनी, अगर वो कंपनी कुछ गलत कर दी, नियम कानून तोड़ दी, तो आप भी जेल जाएंगे, क्योंकि मालिक आप हैं, आपका पैसा लगा हुआ है। तो 3 लॉस है। अगला क्वेश्चन है, बोनस अंश के मूल्यांकन को समझाइए। बोनस शेयर क्या होता है? तो बोनस शेयर का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को, जब कोई कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को, जब साल में प्रॉफिट होता है तो 2 काम करती है। या तो कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को उसके लगाए हुए पूंजी के बदले में डिविडेंड देती है, जिसको लाभांश बोलते हैं। अब डिविडेंड 2 तरह से देती है, फिर से समझिएगा। हर कंपनी अपने यहाँ जो भी शेयर होल्डर पैसा लगाता है, तो कंपनी उसे अपने साल के लास्ट में उसके लगाए हुए पैसे के बदले में डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड 2 तरह का होता है, एक होता है कैश में कि नगद ले लो भैया निकल जाओ, और एक होता है शेयर में। तो अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड, अपना सालाना लाभांश शेयर के रूप में देती है तो उसी को बोलते हैं बोनस शेयर। अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड शेयर के रूप में देती है तो उसी को कहते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब फिर से ध्यान रखना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो पुराने शेयर होल्डर हैं, उनको लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में अगर हम शेयर बांट देते हैं तो शेयर को हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर। याद रखिएगा, पुराने शेयर होल्डर को लाभांश के बदले में, यानी कैश न देकर हम अगर हम शेयर दे देते हैं लाभांश के बदले में, तो इसे हम कहते हैं बोनस शेयर। इसे हम क्या कहते हैं? बोनस शेयर। आगे चालू दायित्व, आप क्या समझते हैं? चालू दायित्व का मतलब शॉर्ट टर्म लोन, या करेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसको 12 महीने के अंदर पे कर देना। ऐसा लायबिलिटी जिसे 12 महीने के अंदर पे कर देना है, उसे हम करेंट लायबिलिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? करेंट लायबिलिटी कहते हैं। अब चलिए बड़ा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है थ्योरी के लिए। शेयर फॉर फ्यूचर से आप क्या समझते हैं? उसका शेयर फॉर फ्यूचर और रीइशू का जर्नल बताइए, ये पूछ रहा है। तो शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब समझिएगा, अंश हरण खाता क्या होता है? तो जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल में से किसी का पैसा देने में फेल कर जाता है, तो कंपनी उसे 14 दिन का नोटिस भेजती है। अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को कैंसिल कर देती है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण। यहाँ लिखा है, बस जर्नल पूछ रहा है, अंशों का हरण समझ गए। अब जब हम उस शेयर को कैंसिल कर देते हैं तो फिर इस शेयर को हम किसी और व्यक्ति को बेचते हैं, जिसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर, अंशों का पुनः निर्गमन, और इसके लिए जर्नल बनता है। तो फॉर फ्यूचर का भी और री इशू का भी जर्नल बनता है। आपको बताया दिया गया होगा फॉर फ्यूचर और री इशू का जर्नल। देखिए, ये फॉर फ्यूचर का जर्नल में हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, ये हमारा फॉर फ्यूचर का जर्नल है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, जहाँ जहाँ पैसा नहीं मिला उसका नाम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, और टू लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। समझ में आया? यही हम लोग को करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। याद रहेगा? इस तरह से हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो ये फॉर फ्यूचर का एंट्री होगा। रीइशू जब करेंगे तो क्या करेंगे? तो भैया रीइशू का 3 एंट्री होता है ना, फॉर फ्यूचर का भी बहुत सारा एंट्री बताया गया होगा आपको। फॉर फ्यूचर में रीइशू में एट पार का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम होगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये होगा री इशू का एंट्री। और जब फॉर फ्यूचर कर लेते हैं और री इशू करते हैं तो एक एंट्री और करते हैं कि जो फॉर फ्यूचर का पैसा होता है उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, उसके लिए एंट्री बनाते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब लिखा है लाभ हानि विवरण तैयार करने के लिए कंपनी अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कुछ प्रोविजन डाले गए हैं कंपनी एक्ट में। तो पहला है कंपनी एक्ट 2013 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। तो चलिए, सबसे फर्स्ट सेक्शन 129, इसमें लिखा गया है कि हर कंपनी अपना फिनांशियल स्टेटमेंट बनाएगी। ठीक है, फिनांशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके अंदर उसको बैलेंस शीट तैयार करना है, लाभ हानि विवरण तैयार करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। सेक्शन 211 लाभ हानि खाता और अन्य विवरण बनाने के संबंध में कुछ नियम है कि किसको रिवेन्यू मानेंगे, किसको एक्सपेंडिचर मानेंगे, ये 2011 में है। सेक्शन 134 में ये बोल रहा है कि हर डायरेक्टर को अपना रिपोर्ट देना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित, हर डायरेक्टर को अपना रिपोर्ट देना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित। सेक्शन 143 ऑडिट में क्या है? तो सेक्शन 143 में ऑडिट के बारे में बात किया गया है कि हर कंपनी
हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगी, ऑडिट करवाएगी, ये सेक्शन 143 में लिखा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में लिखा है डेफिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। बहुत बार कंफ्यूजन होगा ना, तो कानून उसको डिफाइन कर दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो ये हर सेक्शन में सेक्शन वाइज लिखा हुआ है कि कौन क्या होता है, हर सेक्शन में ये सेक्शन वाइज लिखा हुआ है कि कौन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेशन। यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि लेखांकन की नीतियाँ क्या है और उसका अनुमान, इसके बारे में भी चर्चा किया गया कंपनी एक्ट 2013 में कि क्या क्या एस्टिमेशन इसमें है। भारतीय मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया कि कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और हम लोग फिर यहाँ देखेंगे लाभ हानि खाता में क्या क्या आता है, तो देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम बात करें तो रिवेन्यू आता है, यानी इनकम आता है, एक्सपेंसेज आता है, टैक्सेस आता है, प्रॉफिट आता है। बस रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, प्रॉफिट, यही चार चीज शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता को समझाइए और उन तत्वों का वर्णन कीजिए जो अंशों के मूल्यांकन के लिए जरूरी है। पहले बताइए कि शेयर का वैल्यू का मतलब होता है कोई भी कंपनी का एक शेयर का वैल्यू क्या होता है, वो पता चलना चाहिए ना कि वैल्यू ऑफ शेयर। तो ध्यान रखिएगा दो तरह की कंपनियां होती है। जो कंपनी छोटी कंपनी होती है उसका शेयर का वैल्यू आपको निकालना है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सी कंपनी, छोटी कंपनी के शेयर का वैल्यू निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसका शेयर का वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं, उसका शेयर का वैल्यू शेयर मार्केट निकालता है। जैसे रिलायंस का शेयर हम लोग नहीं निकाल सकते, रिलायंस का जो शेयर का वैल्यू है वो मार्केट तय करता है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं जिसका शेयर का ट्रेडिंग मार्केट में होता है, यानी शेयर मार्केट में होता है, उसका वैल्यू मार्केट निकालता है। और जिसका ट्रेडिंग मार्केट में नहीं होता है, जो छोटी कंपनी है, उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो जो छोटी कंपनियां हैं उनका वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि उसका एक शेयर का वैल्यू क्या है। तो हम लोग कौन से शेयर का वैल्यू निकालेंगे, जो, ध्यान रखना, जो अनलिस्टेड हो। यानी ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड हो। अनलिस्टेड का मतलब है कहीं भी इसका लिस्टिंग नहीं किया हुआ है, ऐसी कंपनी जिसका कहीं भी लिस्टिंग नहीं किया हुआ है, अनलिस्टेड कंपनी को हम लोग बोलते हैं। उसका शेयर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। और जो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड का मतलब है जो शेयर मार्केट में रिकॉर्ड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर का वैल्यू शेयर मार्केट निकालता है, हम लोग नहीं निकालते। तो हम लोग कौन सी कंपनी के शेयर का वैल्यू निकालेंगे, जो अनलिस्टेड कंपनी होगी। अब यहाँ लिखा है उसका मतलब क्या होता है, तो शेयर का वैल्यू क्यों निकालते हैं पूछ रहा है। तो सबसे पहले नए निवेशक कैसे आएंगे, उसको तो शेयर का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि क्या मार्केट में इसका शेयर का वैल्यू, ऐसा नहीं कि दाम से ज़्यादा ले रहा है। अगर दो कंपनी आपस में मर्ज होगी, दो कंपनी आपस में मिल रही है, तो दोनों कंपनी एक दूसरे का शेयर का वैल्यू निकालेगी ताकि ये देख सके कि हम जिस कंपनी में मिल रहे हैं उसका शेयर का मार्केट में क्या कीमत है। रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, हम शेयर का कीमत इसलिए निकालते हैं ताकि मेरा रेपुटेशन मार्केट में बन सके, ये देखता है मेरा शेयर का कीमत बहुत हाई चल रहा है। फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए हम शेयर का कीमत निकालते हैं ताकि हम आसानी से फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, वित्तीय निर्णय आसानी से ले सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग शेयर का वैल्यूएशन करते हैं, एक शेयर का कीमत निकालते हैं। अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व, यानी कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे मेरे शेयर का वैल्यू प्रभावित हो सकता है, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। सबसे पहले कंपनी का शुद्ध संपत्ति, नेट एसेट वैल्यू, यानी कंपनी का एसेट अगर चेंज हुआ तो हमारा शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कंपनी का अर्निंग चेंज हुआ तो शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कंपनी का बोलता है फाइनेंशियल हिस्ट्री अगर चेंज हुआ तो शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मार्केट कंडीशन चेंज हुआ तो शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। भविष्य में जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जो भविष्य में संभावना है, उसमें परिवर्तन होगा तो शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज होगा तो शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस चेंज होगा तो शेयर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कानूनी और नियामक कारक, लीगल और रेगुलेटरी फैक्टर्स जो है उससे के कारण भी शेयर का वैल्यू चेंज हो जाता है। नहीं, शेयर का वैल्यू चेंज होने के बहुत सारे कारण है, शेयर का वैल्यू चेंज होने के बहुत सारे कारण। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे ये बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए दिया गया है। तो बैलेंस शीट का एक एक आइटम्स को आप जानते हैं कि कौन कहाँ लिखाता है, हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। हम सारा आइटम्स को लिख दे रहे हैं कौन कहाँ पे जाता है, तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी दिए थे ना, कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट में इसको पुट कर देना। चलिए देखिए, सबसे पहला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। 12% डिवेंचर कहाँ जाएगा, नॉन करेंट, एनसीएल, एनसीएल का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, ये तो शेयर होल्डर फंड में जाएगा, SHF शेयर होल्डर फंड। उसके बाद है आपका इक्विटी शेयर, उसी में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। गुडविल कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा, एसेट्स में। CA, ये FA हैं, ये सब फिक्स एसेट है। ठीक है, ये फिक्स एसेट है FA, ये है करेंट एसेट।
डेटर्स हमारा कहाँ जाएगा, करेंट एसेट में जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, करेंट लायबिलिटी में जाएगा। बैंक लोन कहाँ जाएगा, अनसिक्योर्ड है, ये बैंक लोन अनसिक्योर्ड है, तो याद रखिएगा ये नॉन करेंट लायबिलिटी में जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेस कहाँ जाएगा, करेंट लायबिलिटी में जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहाँ जाएगा, तो रिजर्व में जाएगा, रिजर्व में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड में जाएगा, लेकिन माइनस होगा, याद रखना, शेयर होल्डर फंड में जाके क्या होगा, माइनस। अब प्रपोज डिविडेंड कहाँ जाएगा, तो प्रपोज डिविडेंड जाएगा करेंट लायबिलिटी में, CL करेंट लायबिलिटी में, और स्टॉक हमारा करेंट एसेट में जाएगा बस। तो और लास्ट में है जनरल रिजर्व, तो ये भी शेयर होल्डर फंड में जाएगा, ये प्लस होगा, खाली ये वाला माइनस जाएगा, इसलिए लिख दिए। सबका नाम लिख दिया कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है। इसको उठाना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, पुट कर देना, और दोनों साइड टोटल करके देखना है। दोनों साइड का बैलेंस हमेशा याद रखना बराबर आएगा, हमेशा याद रखना है बराबर आएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले हम लोग एक और लेक्चर लेकर आएंगे, इसको आप देखिए, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आपको लगता है कि बहुत फायदेमंद हुआ आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और उन बाकी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दीजिए कि हमारे यहाँ ये चीज़, इस चैनल के ऊपर ये सारे वीडियोज़ अवेलेबल आ रहे हैं, आप भी देख के उसका फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।